हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। आज हम डिटेल में देखेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक क्या होता है, ये किस प्रकार से प्रोकैरियोटिक या फिर बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन से डिफ्रेंशिएट करता है या फिर अलग है, ठीक है। तो देखो भाई साहब, वैसे तो डिफ्रेंशिएशन कई स्टेप पर होता है, बट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब आपने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, आई होप गाइज आपने इससे पिछले वाला लेक्चर देखे होंगे जहां पर मैंने आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाया है कंप्लीट। फिर आपने उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, चाहे वो क्वेश्चन आंसर CSIR से रिलेटेड हो, चाहे ICMR से रिलेटेड हो, DVTs के हो, गेट के हो, या फिर आपके छोटी क्लास नीट के हो, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन लेकर के चलते हैं कि बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में क्या था एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जब आपने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखा था तो वहाँ पर हमने बात की थी कि RNA पॉलीमरेज एक ही प्रकार का होता है, ठीक है ना, जिसको हमने RNA पॉलीमरेज बोल देता। वही आपका RNA बना रहा था, वही आपका tRNA बना रहा था, वही आपका mRNA बना रहा था। बट यूकैरियोटिक्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोटिक्स में RNA के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम RNA के 3 टाइप्स पढ़ेंगे, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड। आगे है, आगे मैं आपको बड़े अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। इनकी सब यूनिट देखेंगे कि क्या सब यूनिट होते हैं। अच्छा, फिर बात करेंगे कि कौन सा RNA या फिर कौन सा RNA पॉलीमरेज आपका RNA को जनरेट करता है, या फिर कौन सा RNA पॉलीमरेज कौन से RNA को बनाता है। एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि आपने प्रोकैरियोटिक में क्या देखा था कि वहाँ पर केवल 3 प्रकार के आपको RNA देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पर मोर देन 3 टाइप्स ऑफ RNA यू विल फाइंड, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 3 प्रकार से ज़्यादा के RNA यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहला डिफरेंस हो गया ये। दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है कि PI यानी कि जो आपने प्रोकैरियोटिक्स में RNA पॉलीमरेज देखा था उसके लिए एक ही प्रोमोटर था, ठीक है ना, एक ही प्रमोटर था। बट यहाँ पर जो यूकैरियोटिक्स होता है, प्रत्येक rRNA के लिए अलग अलग प्रकार के प्रमोटर पाए जाते हैं। तो उन प्रमोटर को देखेंगे कि RNA पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए कौन सा प्रमोटर यूज होता है, RNA पॉलीमरेज सेकंड के लिए कौन सा प्रमोटर यूज होता है, एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड के लिए कौन सा प्रमोटर यूज होता है। तो ये सारी बातें करेंगे। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पर जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाए जाते हैं। अब ये जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है आगे बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल प्रमोटर जो एलिमेंट्स होते हैं वे पाए जाते हैं। अब ये एडिशनल प्रमोटर एलिमेंट क्या होते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ यूकैरियोटिक्स में नया आ जाता है, लेकिन हाँ ये है कि जो स्टेप हमने वहाँ पर देखे थे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी वे ही स्टेप आपके होने वाले हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में हमने देखा था कि सबसे पहले इनिशिएशन हो रहा था, फिर एलोंगेशन हो रहा था, देन टर्मिनेशन हो रहा था। सेम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी रहेगा कि सबसे पहले इनिशिएशन, फिर एलोंगेशन, देन टर्मिनेशन, ठीक है ना। तो गाइज ज़रा अपनी पेठी बांध लो, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है ना। तो देखो, मैंने आपसे को बताया कि प्रोकैरियोटिक्स में आपके 3-4 प्रकार के ही RNA पाए जाते हैं। एक क्रिस्पर RNA और पाया जाता है जो कि आपका प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है। इसके अलावा RNA आपका tRNA एंड आपका mRNA ये प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक्स में आपके काफ़ी सारे RNA पाए जाते हैं। RNA देखने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार के हमारे RNA होते हैं। तो देखो, आपके rRNA हो सकते हैं, mRNA हो सकते हैं, tRNA हो सकते हैं, प्री मैसेंजर RNA हो सकते हैं, snRNA हो सकते हैं, snORNA हो सकते हैं, miRNA हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम कि किसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, 1 बाय 1, क्योंकि इस यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपकी क्लास ऑफ आरएनए है। सेकंड नंबर पे आपका कहाँ पर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स में या फिर यूकैरियोटिक्स में। दूसरा कि किस लोकेशन पे कौन सा आरएनए फंक्शन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन ऑफ फंक्शन इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि कहाँ पर रह करके ये जो आपका टाइप्स ऑफ आरएनए है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद इनका जर्नल फंक्शन क्या होता है वो देखने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपने राइबोसोमल आरएनए को, या फिर जिसको बोलते हैं आरएनए। ये आपका प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स दोनों में पाया जाता है। इसकी जो लोकेशन होती है, याद रखो, जो फंक्शनल लोकेशन होती है, याद रखो फंक्शनल लोकेशन होती है इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि अगर मैं बात करूं कि यूकैरियोटिक्स में ये कहाँ पर इसका निर्माण होता है, तो याद रख लेना आरएनए आपका न्यूक्लियोलस में बनता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। अगर यूकैरियोटिक्स की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक्स में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका जो निर्माण होता है, जो इसका फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है ना। तो मैंने पहले आपको बता दिया है, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूँगा नहीं क्योंकि माउस से वैसे भी इतना लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका आरएनए होता है यूकैरियोट्स के अंदर ये न्यूक्लियोलस में बनता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ये साइटोप्लाज्म में बनता है। एंड ओवरऑल चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, इसका जो फंक्शन परफॉर्म होता है, जो इसकी लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म में है, ठीक है ना। क्या करता है, राइबोसोम्स की असेंबली करता है, ठीक है ना। हम आगे पढ़ेंगे, जब हम प्रोटीन की सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आरएनए का काम देखने की कोशिश करेंगे। इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल परफॉर्म करता है, ठीक है ना। किस प्रकार से, तो आपको पता होगा कि जो आपका प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स होता है उसमें डिफरेंट प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक्चुअल में राइबोसोम्स एक ऑर्गेनल्स होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स होता है, इस बात को ध्यान रखो, मैंने आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाया है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ये 17S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये आपका 18S टाइप का होता है, ठीक है ना। ये किस चीज़ का बना होता है, तो आपका ये प्रोटीन एंड आपका आरएनए का बना हुआ होता है। 60% आपका आरएनए होता है, 40% इसमें प्रोटीन होती है, इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो ये था आपका आरएनए जो कि आपका दोनों जगह पाया जा रहा था। इसके बाद सेकंड नंबर की बात करेंगे जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए। ये भी आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। अच्छा, अब इसका फंक्शन कहाँ पर परफॉर्म होता है, तो इसका फंक्शन न्यूक्लियस के अंदर भी परफॉर्म होता है एंड साइटोप्लाज्म के अंदर भी परफॉर्म होता है। किस प्रकार से हम आगे देखेंगे। एक बात आपको और याद रखना है कि अगर यूकैरियोट्स है तो ये इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, तो याद रखो यूकैरियोटिक्स है तो इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होगा, जबकि जो अगर प्रोकैरियोट्स है तो इसका जो फॉर्मेशन, जो मैसेंजर आरएनए इसका जो फॉर्मेशन है वो आपका साइटोप्लाज्म में होने वाला है, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि कैरी जेनेटिक कोड फॉर प्रोटीन, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ये कैरेज करता है। डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ठीक है ना। तो जो डीएनए से आरएनए बनता है ये उस आरएनए के अंदर याद रख लो जेनेटिक कोड पाया जाता है जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। तो जो एक्चुअल में डीएनए से कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो आपकी एमआरएनए में आपकी स्टोर होकर के आ रही है, इसलिए इसको बोला कैरियर जेनेटिक कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है ना। और आपका याद रख लेना कि जब आपका ट्रांसलेशन होता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट आपका बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए, जब हम ट्रांसफ़र आरएनए या फिर टीआरएनए की बात करेंगे तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है ट्रांसफ़र, यानी कि ये किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा। अब ये ट्रांसफ़र किस चीज़ को करता है, तो ये ट्रांसफ़र करता है आपका अमीनो एसिड को, ठीक है ना। याद रख लेना किसको ट्रांसफ़र करेगा,
अमीनो एसिड को। जब हम ट्रांसलेशन देखेंगे तो देखेंगे कि कितने प्रकार के टीआरएनए वहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा टीआरएनए कौन से अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ टीआरएनए वहाँ पर हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो आपका यूकैरियोट्स के अंदर ये भी आपका न्यूक्लियस में जनरेट होता है, लेकिन आपका जो है इसका जो फंक्शन है वो आपका साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हेल्प इनकॉर्पोरेट अमीनो एसिड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, इसका ये आपका फंक्शन था। इसके बाद मैं बात करता हूँ प्री मैसेंजर आरएनए। ये प्री मैसेंजर आरएनए केवल और केवल यूकैरियोटिक्स के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि प्री मैसेंजर आरएनए जब आप देखोगे तो उसमें आपको इंट्रॉन एक्सॉन देखने को मिलेंगे। अब ये इंट्रॉन एक्सॉन क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब हम प्रोसेसिंग देखेंगे तो हम प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे कि कौन सा आपका बाहर जाता है एंड कौन सा आपका अंदर जाता है जीन्स के, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यानी कि यूकैरियोटिक्स के अंदर जो आपका सबसे पहले आरएनए बनेगा उसको वो हम प्री मैसेंजर आरएनए या फिर प्री एमआरएनए बोल देते हैं। ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ये आपके जो लोकेशन परफॉर्म करता है, जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो न्यूक्लियस के अंदर करता है। और सबसे बड़ी बात कि प्रिकर्सर टू एमआरएनए, ये प्रिकर्सर होता है एमआरएनए का। इसके बाद बात करते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसको हम एसएनआरएनए के नाम से भी जानते हैं। ये भी केवल और केवल आपका यूकैरियोटिक्स के अंदर रहता है। इसकी जो फंक्शन लोकेशन होती है यूकैरियोटिक्स के अंदर वो न्यूक्लियस में होती है। अब ये क्या काम करता है, ये प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए, यानी कि प्री एमआरएनए जहाँ से बन रहा है उसकी प्रोसेसिंग करता है आपका कौन, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है ना। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एसएनआरएनए के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आरएनए पे चलते हैं जिसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, ठीक है ना। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, इसको हम एसएनओ आरएनए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको जब हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो इसको बोलते हैं एसएनओ आरएनए। ये भी आपका यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। इसकी जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड ये प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग ऑफ आरएनए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है ना, कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या करता है। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए आपका प्रोसेसिंग एंड असेंबली करता है आरएनए के, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। माइक्रो, इसके बाद आ जाता है आपका माइक्रो आरएनए एंड स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इनकी मैकेनिज्म पूछी जाती है, ठीक है ना। देखो मैं वो चीज़ आपको ज़रूर कराऊंगा जो आपकी CSIR में कभी ना कभी पीछे पूछी जा चुकी है एंड का हो सकता है जो आपके कुछ नया जो भी कोर कॉन्सेप्ट होता है वो आगे पूछा जा सकता है। तो मैं उस चीज़ को आपको ज़रूर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका छोटा सा एक फंक्शन समझ लो कि जो आपका माइक्रो एमआरएनए होता है जिसको हम mRNA बोल देते हैं, ये भी आपका केवल और केवल यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका जो मेन काम होता है याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। ये आपका डायरेक्ट 2 नंबर में पूछा जा चुका है कि किस चीज़ को इनहिबिट करता है। उसमें ऑप्शन रहेंगे tRNA, mRNA, siRNA, piRNA। तो ये आपका mRNA को इनहिबिट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जिसको हम siRNA के नाम से जानते हैं, ये आपका यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। इसका भी जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में होता है। ये क्या काम करता है, ये ट्रिगर डिग्रेडेशन ऑफ अदर आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये अदर आरएनए को आपको डिग्रेड करता है। यानी कि अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, याद रखो डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर किसी भी यूकैरियोटिक्स में देखेगा
तो उसको कट करने का काम करेगा, ठीक है ना। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कहीं भी यूकैरियोटिक्स में देखेगा तो उसको कट करने का काम करेगा ये siRNA। मैं आगे बात करूँगा इसकी, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रख लेना। इसके बाद पीवी इंटरैक्टिंग आरएनए आ जाता है जिसको हम pIRNA बोलते हैं, और एक्चुअल में ये सप्रेस करने का काम करता है किस चीज़ को, सप्रेसर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। अब ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं गाइज, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं। जब मैंने आपको म्यूटेशन केस बताया था तब भी मैंने आपको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के बारे में बताया था, एंड इसके बाद जब हमने जीन रेगुलेशन पढ़ा तब भी हमने वहाँ पर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की बात की थी। तो जो आपका pbRNA होता है इसका काम होता है सप्रेसर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। इतनी बात याद रख लेना। इसके बाद क्रिस्पर आरएनए आ जाता है सबसे लास्ट में, जिसको हम cRNA के नाम से भी जानते हैं। ये आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है एंड ये असिस्ट करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। और इसी प्रॉपर्टी को लेकर जो इस पे की क्रिस्पर आरएनए या फिर cRNA है, इस प्रॉपर्टी को ही लेकर आजकल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है ना। किसी भी फॉरेन जो आपका जेनेटिक है या फिर फॉरेन जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए बोल सकते हैं, उसको किसी भी बैक्टीरिया में एंटर कराना अब आसान हो चुका है इस cRNA की बदौलत, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपका प्रोकैरियोटिक्स में पाया जा रहा है। यहाँ पर गाइज आपको क्लियर कट जो फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं वे आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, वे आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा भी 2-3 प्रकार के आरएनए और होते हैं, उनके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वे मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इतने मतलब आते भी नहीं हैं, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो मैं आगे आपको क्लास में बता दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है ना। इसमें से हम डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रो आरएनए, siRNA एंड क्रिस्पर आरएनए। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और नया जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक्स में फंडामेंटल्स रूल्स पढ़े थे, तो यहाँ पर भी आपके कुछ फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं जो कि आपके यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना। 1 बाय 1 देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके फंडामेंटल रूल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात, यूकैरियोटिक प्रमोटर इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर हमने क्या देखा था कि एक ही प्रकार जो प्रोकैरियोटिक्स का था वहाँ पर आपका एक ही प्रकार का प्रमोटर पाया जा रहा था, एंड जो उसकी लेंथ थी आपकी 100 या फिर 200 बेस पेयर तक हो सकती है। लेकिन जो आपको यूकैरियोटिक प्रमोटर है, जब आप इसकी लेंथ की बात करोगे, ठीक है ना, जब आप इसकी पोजीशनिंग की बात करोगे तो ये 1000 यानी कि याद रख लेना 1000 बेस पेयर तक जा सकता है, ठीक है ना। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें ही आपके एडिशनल या फिर जिसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं प्रमोटर में, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मैं बात करूंगा अभी जब मैं प्रमोटर आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रमोटर के पूरा का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, तब आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए रिक्वायर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि जितने भी हमने पिछले जो आरएनए देखे हैं उन सभी का जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होना है, जो जनरेट होते हैं, वे 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज से होते हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन से आरएनए से कौन सा आपका जो आरएनए बनने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रिक्वायर एडिशनल प्रोटीन। अब ये एडिशनल प्रोटीन्स क्या होती है हम आगे बात करेंगे, जिनको हम जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। मैच्योर आरएनए जनरेट रिक्वायर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ प्री आरएनए। यानी कि यूकैरियोटिक्स के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन में मैच्योर
आरएनए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मैच्योर आरएनए पाने के लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, या फिर जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, जब आपका एमआरएनए बन रहा होता है तो यहाँ पर 3 स्टेप एडिशनल आ जाते हैं। पहले स्टेप में आपका कैपिंग होती है, दूसरे स्टेप में आपका स्प्लाइसिंग होती है, तीसरे स्टेप में आपका पॉली एडिनाइलेशन होता है। ये 3 ही मॉडिफिकेशन होते हैं आपके, एंड 3 मॉडिफिकेशन होने के बाद कौन कौन से बताए हैं मैंने, पहला बताया है मैंने कैपिंग, ठीक है ना, कैपिंग। अब ये कैपिंग कहाँ पर होती है, किसकी कैपिंग होती है, कैपिंग होती क्या है वो चीज़ देखेंगे। दूसरा स्प्लाइसिंग, अब ये स्प्लाइसिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कट करना है किसी चीज़ को, ठीक है ना, तो किस को कट करा जाता है वो भी हम देखेंगे। तीसरा पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है ना, तीसरा क्या होता है आपका पॉली एडिनाइलेशन होता है, तो इस पॉली एडिनाइलेशन को भी हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, ये आपको फंडामेंटल आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैनी टाइप्स ऑफ आरएनए आर फाइंडिंग यूकैरियोटिक्स। यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उसमें मैनी टाइप्स ऑफ आरएनए पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एंड ये स्लाइड गाइज आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये समझ लो कि CSIR में अगर आप 10 साल के पुराने पेपर उठा करके देखोगे तो आपको कम से कम 70% यहाँ से क्वेश्चन केवल और केवल इस स्लाइड से मिलने वाले हैं। इसलिए गाइज ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो इसको बड़े ही ध्यान से आप देखने की कोशिश करना। तो सबसे पहले है कि आपका जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज टाइप्स। तो यहाँ पर आपको बेसिकली आरएनए के 5 टाइप्स चमक रहे होंगे, ठीक है ना, 5 टाइप्स चमक रहे होंगे। अभी मैं आपसे पीछे बता रहा था कि आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप्स होते हैं, तो ये 5 कैसे हो गए, तो हम उसकी बात अभी करेंगे। इनकी लोकेशन क्या होती है और ये किस चीज़ को ट्रांसक्राइब करते हैं, यानी कि किस चीज़ का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। एंड सेंसिटिव टू अल्फा एमिनेटिन, एंड अल्फा एमिनेटिन के किस प्रकार से सेंसिटिव होते हैं। ये अल्फा एमिनेटिन क्या होता है, ये एक प्रकार का टॉक्सिक होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का टॉक्सिक होता है। और इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ पर किया था, तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था जो आप मशरूम खाते हो ना, ठीक है ना, जो घरों में मशरूम बनती है उसका जो कैप होता है, उसका जो ऊपर वाला कैप होता है, उससे इसको आइडेंटिफाई किया गया था, जिसको बोलते हैं अल्फा एमिनेटिन। ये एक प्रकार का टॉक्सिन है गाइज, याद रख लेना, ठीक है ना। तो इसकी सेंसिटिविटी आरएनए पॉलीमरेज पर किस प्रकार से होती है वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, पहली बात। दूसरी बात, आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 ये केवल और केवल प्लांट के अंदर ही पाए जाते हैं, ये केवल और केवल प्लांट के अंदर ही पाए जाते हैं, एंड प्लांट के अंदर ही जो इनका फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर अब स्टार्टिंग से चलते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसकी लोकेशन न्यूक्लियोलस में होती है, याद रख लेना कहाँ पर, न्यूक्लियोलस में। एंड ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो ये आपका आरएनए बनाता है। ये क्या काम करता है, ये आपका आरएनए बनाता है। आरएनए के सारी की सारी सब यूनिट बनाएगा एक्सेप्ट 5s आरएनए। अब कितनी सब यूनिट होती है आगे लिखा हुआ है, वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे राइबोसोम्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा वरी करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको केवल इतना याद रखना है कि ये सभी प्रकार के जो आरएनए पॉलीमरेज है सभी प्रकार के आरएनए को बना लेगा, ठीक है ना, लेकिन आपकी 5s आरएनए की सब यूनिट को नहीं बना पाता, और यहीं से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है कि बताइए कि आरएनए पॉलीमरेज अल्फा एमिनेटिन के सेंसिटिव है या फिर नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि अल्फा एमिनेटिन आरएनए पॉलीमरेज पर काम करेगा, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा या फिर नहीं डालता। तो याद रख लेना आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पर कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि इनसेंसिटिव होता है,
ठीक है, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करेंगे, जिसकी जो लोकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है ना। और ये सभी प्रकार के आरएनए बनाता है, सभी प्रकार के mRNA बनाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमने अदर आरएनए देखे, जैसे चाहे आपका miRNA हो, snRNA हो, snORNA हो, pbRNA हो, ठीक है ना, siRNA, ये सभी प्रकार के आरएनए आपके आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से बनते हैं, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज अल्फा एमिनेटिन के हाईली सेंसिटिव होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ही आपका जो है अल्फा एमिनेटिन के हाईली सेंसिटिव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड पे। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सभी प्रकार के टीआरएनए को बनाता है, ठीक है ना, सभी प्रकार के टीआरएनए को बनाता है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ये और क्या बनाता है, ये आपका 5S जो आपका यहाँ पर SrRNA था, जो यहाँ पर बच गया था, उसको बनाने का काम करता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि 5SrRNA, याद रखो 5SrRNA कहाँ पर बनता है, तो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में बनता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है। अल्फा एमिनेटिन के लेस सेंसिटिव ये होता है, ठीक है ना, अल्फा एमिनेटिन के लेस सेंसिटिव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 की। ये भी आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन ये केवल और केवल प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ये आपके जो नॉन कोडिंग आरएनए होता है, ठीक है ना, एक आपका कोडिंग आरएनए होता है, एक नॉन कोडिंग आरएनए होता है। मैं भी बात करूंगा कि कौन सा आपका कोडिंग आरएनए है, कौन सा आपका नॉन कोडिंग आरएनए है, ठीक है, अभी बात करेंगे। तो जो नॉन कोडिंग आरएनए होता है उसको बनाने का काम करता है। इसके अलावा ये siRNA भी बनाता है, इसके अलावा ये miRNA का भी निर्माण करता है, ठीक है ना। एंड अल्फा एमिनेटिन के इनसेंसिटिव होता है, ठीक है ना, अल्फा एमिनेटिन के इनसेंसिटिव होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं जनरल बात करूं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कौन कौन से आरएनए बनाते हैं, तो कोड याद रख लेना RMTA, ठीक है ना, RMTA जिसको हम बोलते हैं रमता, ठीक है ना, एक प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है यहाँ पर रमता। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड M, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड T, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। और जितने एक्स्ट्रा टाइप के आपके आरएनए होते हैं वो आपके आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से बनते हैं, ठीक है ना। और जो बचा हुआ आरएनए है ये आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से बनता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगर इतनी बात याद रख ली है तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते। देखो ये तो आपको यहाँ पर मैंने बताया है कोड आपको आरएनए पॉलीमरेज के हिसाब से, ठीक है ना। कभी कभी इनकी क्वांटिटी पूछ लेते हैं कि बताइए किसी भी सेल के अंदर कौन सा आरएनए सबसे ज़्यादा अमाउंट में है या फिर कौन सा आपका सबसे कम अमाउंट में है। तो वहाँ पर इसका जो रेशो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका RRNA पाया जाता है, देन आपका TRNA पाया जाता है, देन आपका mRNA पाया जाता है, ठीक है ना। ये आपका किसके बेस पे है, तो ये आपका क्वांटिटी के बेस पर है, ठीक है ना, क्वांटिटी के बेस पे है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। आई होप गाइज अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आपके समझ में ये आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट के ऊपर। तो ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं बात करूँगा यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की एंड प्रमोटर के बारे में, ठीक है ना। तो वैसे तो हमने आरएनए पॉलीमरेज पीछे देख लिए हैं, बट यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली प्रमोटर की बात करूँगा कि आपके कौन से प्रमोटर में कौन सा रीजन पाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यहाँ पर ये सभी प्रकार के RRNA को प्रोड्यूस करेगा एक्सेप्ट 5S RNA, ठीक है ना। इस RNA को नहीं बनाता बट सभी प्रकार के RNA को बनाता है, चाहे आपके 5.8 RNA हो, 18S RNA हो, 20S RNA हो, ठीक है ना, सभी प्रकार के RNA को बनाता है।
अच्छा, अगर मैं इसमें से पूछूं कि बताइए कि इसमें से कौन सा आरएनए ऐसा है, आरएनए ऐसा है जो कि इवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो गाइज आपको याद रखना है जो 18S होता है वो इवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अगर मैं बात करता हूँ जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के प्रमोटर के लिए, ठीक है ना, प्रमोटर के लिए आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि प्रमोटर क्या होता है, ठीक है ना। प्रमोटर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है। और ये जो प्रमोटर होता है यही आपका बताता है कि कहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के प्रमोटर के बारे में। तो देखो इसकी जो लोकेशन होती है तो वो आपकी -45 टू +20 तक होती है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर मैं आपका कोई सा भी एक प्रमोटर बना रहा हूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ये आपका प्रमोटर बना दिया, ठीक है ना, ये आपका प्रमोटर है। अब एक इसकी स्टार्टिंग साइड होगी जहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। मान लो ये आपकी स्टार्टिंग साइड है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, +1 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब जो इसकी लोकेशन है, जो प्रमोटर है, एक्चुअल में प्रमोटर के यहाँ पर हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रमोटर के यहाँ पर हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं यूकैरियोटिक्स में, याद रख लेना। एक को बोलते हैं कोर पार्ट, ठीक है ना, एक को बोलते हैं कोर पार्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, कोर पार्ट। और इस कोर पार्ट से ही, एक सेकेंड रुको, इस कोर पार्ट से ही एक्चुअल में जो आरएनए है वो आकर के अटैच होता है, ठीक है ना, जो आरएनए है वो आकर के अटैच होता है। क्या बोला है हमने, कोर, ठीक है ना, यानी कि कोर प्रमोटर। और इस कोर प्रमोटर से ही एक्चुअल में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आपका आकर के अटैच होता है। आई रिपीटेड, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो इस कोर प्रमोटर से ही आकर के अटैच होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, इसका जो प्रमोटर है उसकी लोकेशन -45 यानी कि आपका अप स्ट्रीम आने वाला है, ठीक है ना। अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। +1 से लेफ्ट साइड की तरफ जो रहता है आपका अप स्ट्रीम, एंड आपका जो राइट साइड में होता है उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो -45 से +20, याद रखो, +20 तक जो होता है आपका कोर प्रमोटर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, कोर प्रमोटर प्रेजेंट होता है। तो देखो अब ये अप स्ट्रीम में भी है एंड आपके डाउन स्ट्रीम में भी है, इसलिए इसको हम बाई पार्टाइल, यानी कि बाई मतलब 2, पार्टाइल मतलब लोकेशन, ठीक है ना, पार्टीशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसका जो प्रमोटर होता है -45 टू +20 तक होता है, जिसको हम बाई पार्टाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अपने आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के ऊपर, और यहीं से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बेफिक्र रहो। जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का प्रमोटर है ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके एमआरएनए का निर्माण करेगा एंड मोस्ट ऑफ एसएनआरएनए बनाएगा। अब ये एसएनआरएनए क्या होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो कि आपका प्री एमआरएनए की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना। फंक्शन मैंने अभी आपको पीछे बताया है। तो एक्चुअल में अगर इसके मैं टाइप की बात करूं तो यहाँ पर U1, U2, U3, U4 एंड U5, ठीक है ना, एंड सो ऑन आगे भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में आपके U1, 2, 3, 4, 5 तक ही बनते हैं, ठीक है ना। जबकि अगर मैं बात करूँ U6 की तो वो आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रख लेना। कहाँ पर बनना है आपका U6 एसएनआरएनए, वो आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में बन रहा है,
ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर लाइन पाया जाता है। अब ये लाइन और साइन क्या होता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था लाइन एंड साइन के बारे में। तो जो लाइन का फॉर्मेशन होता है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से होता है, ठीक है ना। इसके बाद mRNA जो कि डिग्रेड करते हैं किसको, आपको पता होना चाहिए mRNA किसको डिग्रेड करेंगे, अभी मैंने पीछे आपको समझाया है। इसके बाद siRNA किसको डिग्रेड करेंगे, SNO का काम क्या होता है, ठीक है ना, SNO RNA का काम क्या होता है। तो देखो आपके यहाँ पर mRNA, SNRNA, लाइन mRNA, siRNA, SNO RNA ये आपके RNA पॉलीमरेज सेकेंड से सारे के सारे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका एक तो प्रोडक्ट याद रख लेना कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज क्या चीज़ बना रहा है। दूसरी बात, जब हम प्रमोटर की बात करेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज के पास एक ऐसा प्रमोटर होता है जिस पे अलग अलग लोकेशन पर होता है, ये एक ही प्रमोटर है, याद रखो ये एक ही प्रमोटर का पार्ट है जिसकी अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग आपके जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं -2 से लेकर के +4 तक, तो इस पे एक एलिमेंट्स पाया जाता है जो कि कंसेंसस होता है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कंसेंसस एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर INR -2 एंड +4 तक जो आपका होता है वो INR होता है। टाटा बॉक्स -30 पर प्रेजेंट होता है लोकेशन पे, ठीक है ना। कैट बॉक्स -70 लोकेशन पर प्रेजेंट होता है। GC बॉक्स आपका ये -85 से लेकर के 100 तक प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, 100 तक प्रेजेंट होता है। फिर DCE DP यानी कि डाउन प्रमोटर एलिमेंट, ठीक है ना, DPE का मतलब होता है डाउन प्रमोटर एलिमेंट एंड आपका डाउन कंट्रोल एलिमेंट। ये आपके दोनों डाउन साइड प्रेजेंट होंगे, जबकि ये चारों के चारों, ठीक है ना, ये चारों के चारों अप स्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये अप स्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं। इसका जब हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। चलो यहीं पर ही मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर रखी है। देखो ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, ठीक है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है। यहाँ पर सबसे पहला रीजन आप देख रहे होंगे INR का, ठीक है ना, INR का, जो कि इसकी जो लोकेशन होती है वो -2 से लेकर के +4 तक होती है, -2 से लेकर के +4 तक होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका टाटा बॉक्स आ जाता है, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे आपका टाटा बॉक्स आ जाता है जिसकी लोकेशन एग्जैक्ट हम 13, इसको हम -13 लिखते हैं, ठीक है ना। आपको एक बात और याद रखनी है, मैंने आपको बताया था +1 यानी कि स्टार्टिंग साइड्स, एंड स्टार्टिंग साइड से इधर के साइड वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स, इनको चाहे टाटा बॉक्स हो, कैट हो, GC हो, इनको एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये एक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कंसेस लोकेशन बोल देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कंसेस लोकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका -13 बेस पेयर पर एक टाटा बॉक्स है, फिर उसके बाद -80 पे आपको जो है -80 या फिर -70 पे आपको अलग अलग बुक में आपको अलग अलग बेस पेयर लोकेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपके कैट बॉक्स पाया जाता है, फिर आपका GC बॉक्स पाया जा रहा है 100 बेस पेयर पे, ठीक है ना, 100 बेस पेयर पे। तो आपको अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि आपके अप स्ट्रीम कौन कौन सी लोकेशन है, कौन कौन से कंसेस सेक्वेंस पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है INR, टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स एंड GC बॉक्स, ठीक है ना। जबकि अगर मैं इसके राइट साइड बात करूं तो यहाँ पर आपका DCE पाया जाएगा एंड आपका DPE पाया जाएगा, ठीक है ना, DPE पाया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जब हम आगे आरएनए पॉलीमरेज देखेंगे तब मैं आपको आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रमोटर के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ बताऊंगा। अभी केवल मैंने आपको ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रमोटर दिखाया है, ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब आपका जो है क्लियर हो गया होगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का भी प्रमोटर।
इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के प्रमोटर देखने को मिलेंगे, जिसको हम टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 के नाम से जानते हैं। इनकी लोकेशन गाइज आपको याद रखना है, टाइप 1 +50 से लेकर के +90 तक आपका पाया जा रहा है, ठीक है ना। और टाइप 2 आपका +10 से लेकर के +70 तक पाया जा रहा है। टाइप 3 आपका -60 से लेकर के -30 तक पाया जा रहा है, ठीक है ना। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, बात ये है कि देखो यहाँ पर आपको केवल आरएनए पॉलीमरेज ही बाईपार्टाइल चमक रहा होगा, ठीक है ना। केवल और केवल एक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही है जो आपको बाईपार्टाइल चमक रहा होगा, जबकि अगर मैं बात करूँ आरएनए पॉलीमरेज की तो ये भी आपका यूनिपार्टाइल है। एंड आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी आपका कैसा है, यूनिपार्टाइल है, ठीक है ना, यूनिपार्टाइल है। तो इतनी बात समझ में आ गई गाइज आपके, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। अब आगे से जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें बात करेंगे हम आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में, क्योंकि आपसे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से ही पूछा जाता है। क्योंकि एक्चुअल में जो आप एमआरएनए पढ़ते हो, एमआरएनए का जो निर्माण है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से ही होता है। इसलिए हम जो है आगे वाले लेक्चर में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ये चीज़ें याद कर लेना जो मैंने बताई है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और क्वेश्चन में पूछी जाती है। तब तक के लिए दोस्तों दो मुझे इजाज़त, एंड सब्बा खैर एंड जय श्री राम, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।